नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजन जी के शो पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। अजीत जी राजस्थान के दौरे पे है, बहुत सारी राजस्थान की खबरें भी आएगी। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी का अपने ही पार्टी पे, अपने पार्टी के संगठन पे, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास उड़ गया? याद करिए वो वीडियो या ऑडियो क्लिप जिसमें एक विद्रोही नेता से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुहार कर रहे थे कि पार्टी के इंटरेस्ट में आप चुनाव से विड्रॉ हो जाइए। लेकिन उस विद्रोही ने नहीं माना, उसने चुनाव लड़ा, वो हार गया, लेकिन बीजेपी को भी हिमाचल में उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कर्नाटक में वही हुआ, दिल्ली के नगर पालिका नगर निगम में वही हुआ। दिल्ली के नगर निगम को बड़ा चुनाव माना जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में जो जूतम पैजार हो रही है, जो बुरी तरह से विद्रोह उठ के खड़ा हो गया है, ये भारतीय जनता पार्टी में कभी देखा ही नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, पार्टी विद डिफरेंस। यह दिल्ली से संगठन तय करता था, या संगठन जो तय करता था उसमें कार्यकर्ता मान लेता था। ये पहली बार हुआ क्योंकि संगठन पे ये दो नेता गुजराती हावी हो गए और फिर संगठन चरमरा गया। प्रधानमंत्री जी को ये जरूर अब समझ में आ गया है कि किसी भी हालात में इन कार्यकर्ताओं के भरोसे, इस संगठन के भरोसे और संघ का जो नेटवर्क है उसके भी भरोसे 2024 के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। वो रास्ता आज नया लग रहा होगा सबको, लेकिन वो बहुत पुराना रास्ता है उनका। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो वही ऐसे ही सरकार चलाते थे, जहां अधिकारियों पे उनका ज्यादा विश्वास था। मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे तो की पोस्ट पे रिटायर्ड अधिकारी है, चाहे पुरी साहब हो, चाहे विदेश मंत्री हो हमारे जयशंकर जी, या फिर रेलवे मंत्री हो, बाकी भी लोग हैं। अपने पार्टी के कद्दावर नेताओं को वो दूर रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे से बड़े हो जाएंगे। और फिर पिग्मीज को लाने के बाद जब जग हसाई होती है तो फिर एक्सपीरियंस के नाम पे ये रिटायर्ड अधिकारियों को उठा के लाते हैं, जो हमेशा एस मिनिस्टर या एस प्राइम मिनिस्टर बोलने के आदी है। तो ये नई बात नहीं, लेकिन ये जो सर्कुलर निकला, ये एक ऐसा सर्कुलर है जिससे ये समझ पाना बहुत जरूरी हो गया कि आने वाले समय में जो भी सरकार में रहेगा वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का तो उपयोग कर ही रहा था, लेकिन अब खुलकर वो प्रयोग करेगा पूरे ब्यूरोक्रेसी का। एक सर्कुलर आया मार्केट में, इनकम टैक्स कमिश्नर दिल्ली को एक लेटर लिखा गया। लेटर लिखने वाले अंडर सेक्रेटरी है जेएस मलिक साहब। वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली को लिखते हैं कि दिल्ली रीजन के लिए आप होनहार 15 बड़े अधिकारियों को रथ प्रभारी के लिए या रथ प्रभार देखने के लिए आप हमें सूची भेजें। वो एक ऑफिशियल मेमोरेंडम 2000 मतलब 17 अक्टूबर को जो लिखा है उसका रेफरेंस दे रहे हो। उनका लिखा हुआ पत्र 18 तारीख का है। एक दिन पहले जो ऑफिस मेमोरेंडम आया, वो ऑफिस मेमोरेंडम ये कहता है कि केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए विकास या विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ निकाला जाएगा। यह रथ 765 जिलों को कवर करते हुए 2,70,000 ग्राम पंचायतों से गुजरेगा, मतलब करीब करीब हर गांव टच करेगा। ये 6 महीने का कार्यक्रम है। इस 6 महीने के कार्यक्रम में
हर जिले में जो रथ प्रभारी होंगे वो बड़े अधिकारी होंगे, संयुक्त सचिव, निदेशक, उपनिदेशक, उपसचिव जैसे रैंक के लोग अधिकारी हो सकते हैं। सिविल सर्विसेज के अधिकारी होंगे, 765 जिलों के रथ के, उन्हें रथ प्रभारी कहा जाएगा। पहला फेज इसका 20 नवंबर से 25 जनवरी तक का है। और अब ये पत्र इस बात को अभी रेखांकित नहीं करता, कुछ ग्रे एरिया जरूर है इसमें, कि क्या जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उन 5 राज्यों में भी ये रथ चलेंगे? तो क्या इलेक्शन कमीशन वहां आचार संहिता में ये परमिशन देगी? इस बारे में अभी कुछ ग्रे एरिया है। हो सकता है कि ये सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का, इसलिए उसको उसमें नहीं लिया जाए। लोगों तक योजनाओं पहुंचानी है, इसलिए इसे आचार संहिता से बाहर रखा जाए। ये भी इलेक्शन कमीशन कहे तो आश्चर्य नहीं होगा। तो वो जो मेमोरेंडम है, ऑफिशियल मेमोरेंडम, उसने जो पहले फेज में दिया है वो ये है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस ऑफिसर्स के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां से 25 अधिकारी अभी फिलहाल मांगे गए, 25 अधिकारियों की सूची। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कस्टम्स सर्विसेज के 15 अधिकारी, ऑडिट अकाउंट्स के 15 अधिकारी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 15 अधिकारी, इंडियन पोस्टल सर्विस के 15 अधिकारी, इन द इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के 15 अधिकारी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के 15 अधिकारी, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के 10, इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स के 10, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के 10, इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस के 10, इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज के 5, ये डिप्टी सेक्रेटरी डीएस नागा लक्ष्मी के साइन से आया है, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में ये भी लिखा जाता है कि ये जो अधिकारी है, इनको ठीक ठाक इनकी फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रैवल भी करना पड़ेगा रथ के साथ। तो उम्र दराज लोगों को ना भेजे, यंग लोगों को भेजने का प्रयास करें, इसका एक अर्थ है। अब सवाल है, कौन सी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री को लगती कि अभी तक गांव तक पहुंची नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते कि इतने लाख लोगों को घर दिए, इतने लाख लोगों को घर दिए। जब आपने इतना अचीवमेंट कर ही लिया है, तो फिर आप रथ ले जाके गांव में बताने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पोषण आहार अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि योजना, विश्वकर्मा योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजनाओं को गांव-गांव लेके जाना है और 6 महीने में 765 जिलों में 2,70,000 गांव में इसका लाभ लोगों तक पहुंचे, ये काम करना होगा। और ये काम हमारे होनहार सर्विसेज के अधिकारी करेंगे, वो चाहे इनकम टैक्स हो, कस्टम्स हो, कोस्ट सर्विस हो, फॉरेस्ट सर्विस हो। पहले फेज में जो पहला पत्र है, डीओ मेमोरेंडम है, वो करीब-करीब 150 ऑफिसर्स का लिस्टिंग करता है। उसमें से जो पत्र पहले बार मार्केट में लीक हुआ, वो इनकम टैक्स कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर इनकम टैक्स को जो 15 अधिकारी मांगे हैं दिल्ली रीजन के लिए, उस पत्र ने बताया कि देश में ये होने वाला है। अब ये आज रथे सारथी हैं, रथ प्रभारी हैं, कल बूथ प्रभारी हो जाएंगे। इसके पहले जो सैनिक छुट्टी पे आता है 2 महीने के, वो सरकारी योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताएगा। एक ऐसा सर्कुलर भी निकला था, जिसकी कड़ी निर्भत्सना पुराने सारे जितने भी सेनानी थे हमारे, जो बड़े-बड़े अधिकारी थे, मेजर जनरल थे, जो सैन्य सेनापति रहे हैं, उन्होंने इसकी निर्भत्सना की कि आप
सैनिकों को क्यों इसमें उलझा रहे हैं? इसके पहले सेल्फी पॉइंट पे हमने एक प्रोग्राम कर ही दिया था। तो प्रधानमंत्री जी अब अधिकारियों के भरोसे क्यों? सवाल ये है। प्रधानमंत्री का अपने पार्टी पे विश्वास उड़ गया क्या? या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का प्रधानमंत्री से ही विश्वास उड़ गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री अपना कद बड़ा रखने के लिए तमाम बड़े नेताओं की खच्चीकरण करते हैं। प्रधानमंत्री बाहर से आए हुए लोगों को सर पे लेके चलते हैं और जो कार्यकर्ता जिन्होंने पीढ़ियां दर पीढ़ियां जनसंघ से लेके भाजपा तक खपा दिया अपने आप को, उन्हें दरी उठाने का काम लगा देते हैं। ये क्या अब संगठन में सोच होने लगा है? इसीलिए जिस नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का कहा जाता था, लाल आंखें दिखाने से चाइना पीछे हट जाता था, उस नरेंद्र मोदी जी की स्थिति ये हो गई है कि उनके पार्टी में ही उनकी सुनी नहीं जा रही है। जिस हिसाब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जुतम पजार हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, जो जबलपुर में जो कांड हुआ यादव जी के साथ, उनके गनर को गन निकालनी पड़ी, सिंधिया का महल का घेराव हुआ, कई जगह लोगों ने पीटा है एक दूसरे को। ये बात अलग है कि बीजेपी का आईटी सेल लगातार कांग्रेस में हो रहे विद्रोह की बात करता है, लेकिन कांग्रेस में तो विद्रोह के आदी है, तो हर टाइम विद्रोह होता है। लेकिन बीजेपी के डिसिप्लिन का क्या हुआ? संघ के उन स्वयंसेवकों का क्या हुआ जो एक आदेश पे जान निछावर करने की बात करते हैं? आज उसी संघ द्वारा प्रशिक्षित लोग विद्रोह पे आमादा क्यों है? क्या नेतृत्व में कोई खोट है? और जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब इनके भरोसे, भले ये अंधभक्त हो, इनके भरोसे काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंधभक्त दुधारी तलवार हो गए हैं। पाकिस्तान की टीम का अहमदाबाद में स्वागत होने के बाद इन्हीं अंधभक्तों ने, जो मोदी जी के लिए मोदी मोदी के नारे लगाते थे, उन्होंने मोदी जी के भी 56 इंच के सीने पे सवाल उठाए। तो ये दुधारी तलवार है, कई बार उनको भी काट लेती है। इसलिए उन्हें लगा, मैं मेरी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है तो मेरे पार्टी के कैडर, मेरे सांसद, मेरे विधायकों से ज्यादा अच्छे अधिकारी हो सकते हैं। अधिकारी भी खाना पूर्ति ही करेंगे, क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन यदि इतना बुरा है कि आपको 9 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव के 6 महीने पहले योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए गांव-गांव आपको अधिकारियों के रथ निकालने पड़ रहे होंगे, तो ये बात तय है कि फिर क्या भाजपा की 2024 में राजनीतिक अर्थी निकलेगी। इसी डर से प्रधानमंत्री उन अधिकारियों के भरोसे काम कर रहे हैं जिन्होंने 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री जी की हर योजना को विफल किया, क्योंकि वो हमेशा प्रधानमंत्री जी को गलत फीडबैक देते रहे। और प्रधानमंत्री जी जो भी महिमा मंडन करता है, जो मोदी चालीसा पढ़ता है, उसके अब उससे अभिभूत होके उसे अपना नजदीक का मानते हैं। ये सबसे बड़ी कमी हमारे प्रधानमंत्री जी में है, जिस वजह से 9 साल बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि योजनाएं तो अच्छी है, पहुंची नहीं गांव तक, इसलिए इस रथ का आयोजन है। क्या ये रथ नैया पार लगा पाएगा? क्या ये रथ पांडवों का साबित होगा या कृष्ण का या कौरवों का? पांडव और कौरवों के बीच में फर्क सिर्फ एक रथ चालक का था, और वो अर्जुन का रथ चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। मोदी जी को एक श्री कृष्ण की तलाश है, और मैं यकीन के साथ कहता हूं, जिनमें वो श्री कृष्ण देख रहे हैं, वो उनको डुबाएंगे। वो कर्ण के सारथी जैसे काम करेंगे, जो कर्ण को लगातार ये बताते रहे कि युद्ध तुम नहीं जीतते। अभी अधिकारी भी धीरे धीरे यही कहेंगे। अधिकारियों के बीच में भी भयानक रोष है, लेकिन बोलेंगे किसको? कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो हंसने लगे कि अब हमें खुद को आईआरएस ऑफिसर बोलने में भी शर्म आएगी।
जो हमारा ओहदा था, जो हमारी समाज में इज्जत थी, अब हम एक सारथी हो गए। अब हमें ट्रक को लेके गाँव-गाँव जाना पड़ेगा और अनाउंस करना पड़ेगा कि भाई ये योजना है, उज्ज्वला योजना से आपका भला होगा। ₹700 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को हम सिलेंडर देने जा रहे हैं। मोदी जी की जय-जयकार करें। ये बात अलग है। जिस परिवार की इनकम मात्र 250 ₹2250 है, उसके लिए ₹700 बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। लेकिन फिर लाखों के सूट पहनने वालों को उनकी दशा क्या पता? चाय वो बेचा करते थे, वो इतिहास हो गया। वर्तमान में वो एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। यही वो दुनिया है अडानी की, अंबानी की, जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते। बड़े आँकड़ों के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन बड़े आँकड़े यदि आपको सत्ता में बनाए रखते हैं, तो वो आँकड़े मतदान के होते हैं। पिछले 3 चुनाव में तो आपको वो आँकड़े नहीं मिले। इन 5 राज्यों में भी नहीं मिलेंगे, तो भी 2024 का भी चुनाव बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ये अधिकारियों का एक नया इनोवेशन, वो बार-बार कहते हैं कि इनोवेशन होना चाहिए। तो उन्होंने नया इनोवेशन किया कि सिविल सर्विसेज के अधिकारी अब सारथी बनेंगे। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुन जी का यूट्यूब चैनल।